नमस्कार दोस्तों, हमारा बिंदु चल रहा था मानव पाचन तंत्र और मानव पाचन तंत्र के प्रथम भाग मुख व मुख गुहा की हम संपूर्ण जानकारी ले चुके थे। उसे देखिए, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। मुख व मुख गुहा। तो मुख की बात करें तो मुख एक जोड़ी होठों से घिरी हुई संरचना है और इसी से मनुष्य के पाचन तंत्र का प्रारंभ होता है, ओपनिंग बिंदु है। मुख गुहा जो है, मनुष्य में मुख गुहा दो भागों में बटी होती है। प्रथम भाग कहलाता है प्रघाण, और प्रघाण कहते हैं उस संकरी गुहा को जो मनुष्य के दांतों व गालों के मध्य पाई जाती है। दूसरा भाग जो है वो होता है यहाँ मुख्य मुख गुहा, और मुख्य मुख गुहा दांतों के अंदर स्थित बड़ा गुहा रूपी भाग है, जिसके फर्श में जीभ तथा उसकी छत में कठोर व कोमल तालु स्थित होते हैं तथा इस संरचना को आस्तरित करते हैं, निर्माण करते हैं। और इस मुख गुहा में स्थित यदि अंग व संरचनाओं की बात करें तो इन दोनों ही गुहाओं को प्रघाण व मुख्य मुख गुहा को दो पृथक पृथक स्वरूप प्रदान करते हैं मनुष्य में दांत। और दांतों की यदि बात करें तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या होती है 32, और इनकी विशेषताओं की बात करें तो मनुष्य के दांत द्विबार दंती, ग्रत दंती तथा विषम दंती होते हैं। देखिए, इनका अर्थ क्या है। द्विबार दंती का मतलब मनुष्य में दांत दो बार आते हैं, एक बार दूध के दांत तथा दूसरी बार जो दांत आते हैं उनको कहते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। ग्रत दंती का मतलब मनुष्य के अंदर दांत जो हैं वो जबड़ों की अस्थियों के सॉकेट में फिट होते हैं। और विषम दंती का अर्थ है मनुष्य में दांत जो हैं सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। और इसके लिए हमने दांतों के प्रकार की बात की थी। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक व चर्वणक। तो दांत होते हैं विषम दंती। दूसरा जो अंग है जिसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया था वो है जीभ। तो मनुष्य की जीभ जो है, इसके कई कार्य हैं। मनुष्य की जीभ बोलने में सहायक होती है। इसके अलावा एक ज्ञानेंद्रिय का कार्य करती है, स्वाद इंद्रिय है, स्वाद चखने का कार्य करती है। इसके साथ ही भोजन के भौतिक तथा रासायनिक पाचन के अंदर भी ये सहायता प्रदान करती है। अब ये देखिए, रासायनिक पाचन में और भौतिक पाचन में कैसे सहायता देती है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को मुख के अंदर चबाया जाता है, और चबाने के लिए भोजन को उलटने पलटने का कार्य जीभ करती है। रासायनिक पाचन के लिए भोजन में मुख में कुछ विशेष एंजाइम और श्लेष्मा मिलाया जाता है, जिसे मिलाने का कार्य भी जीभ द्वारा किया जाता है। इतनी बात हम कर चुके थे। आज का हमारा बिंदु है इसी मुख गुहा का पश्च भाग, यानी कि मानव पाचन तंत्र का अगला अंग है ग्रसनी या फेरिंक्स। और इसे यदि इस डायग्राम से देखें तो ये मनुष्य की मुख गुहा है, और मुख गुहा का ये जो पश्च भाग है ये एक कीपाकार आकृति की संरचना से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, ग्रसनी जो है ये एक कीपाकार संरचना का अंग है। कीपाकार का मतलब है फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप की ये संरचना है। और इस संरचना की बात करें तो यहाँ पर मनुष्य के वायु मार्ग व भोजन मार्ग आपस में एक दूसरे को काटते हैं। वायु मार्ग व भोजन मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। अब ये कैसे काटेंगे, इसके लिए देखिए हमें थोड़ा सा मनुष्य के शरीर पर या चेहरे पर, मुख पर पाए जाने वाले जो ओपनिंग हैं, गेट्स हैं, उनकी बात करनी पड़ेगी। ये मनुष्य के अंदर वायु ग्रहण करने का रास्ता है। नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं, यहाँ से वायु ग्रहण की जाती है इस प्रकार से। अब देखिए, ये एक जोड़ी है पर हम डायग्राम में एक ही बना सकते हैं। तो बाह्य नासा छिद्रों से वायु ग्रहण की जाएगी, और ये 2 हैं तो दोनों से वायु पृथक पृथक अंदर जाएगी। अब यहाँ अंदर जाने के पश्चात इस मुख गुहा के पश्च भाग में, जिस भाग में ये इस कीपाकार आकृति की ग्रसनी से जुड़ा हुआ है,
इस ग्रसनी की छत पर जाकर ये दोनों ही बाह्य नासा छिद्र स्वतंत्र रूप से खुलते हैं और इन खुलने वाली संरचनाओं को, ये जो संरचनाएं यहाँ खुल रही हैं, इन संरचनाओं को कहा जाता है अंतः नासा छिद्र। अंतः नासा छिद्र कहेंगे। और ये दोनों नासा छिद्र ग्रसनी के छत या रूफ भाग के अंदर छत वाले भाग में जाकर खुल जाते हैं और यहाँ से ये दोनों ही नासा मार्गों से आती हुई वायु जो पृथक पृथक आ रही थी अब मिलकर एक हो जाती है और इसके बाद में इसका रास्ता जो होगा वो इस प्रकार से ये होगा। यानी यहाँ हम गौर से देखें तो गले में दो नलिकाएं होती हैं, एक श्वास की यानी वायु नलिका है जिसे इंग्लिश में विंड पाइप कहते हैं, जो आगे होती है गले में, यहाँ सामने वायु नलिका होती है। ये जो उभरा हुआ भाग है ये कंठ है और कंठ वायु नलिका पर होता है। पीछे वाला भाग जो है ये ग्रास नली होती है। तो भोजन इस वायु के रास्ते को देखिए, इस तरीके से आकर यहाँ से ये आगे चला जाएगा फेफड़ों में। ये वायु चली जाती है फेफड़ों में, ये वायु का मार्ग है। भोजन के मार्ग की बात करें तो देखिए, भोजन जो है उसे हम यहाँ मुख में ग्रहण करते हैं और जीभ द्वारा ही इसे उल्टा पलटा जाता है भोजन को ग्रहण करते समय। तो ये मनुष्य की जीभ है। अब देखिए, भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो जीभ का अग्र जो भाग है, ये आगे वाला स्वतंत्र हिस्सा, ये कठोर तालु को टच करता है ऊपर से, ऊपर कठोर तालु को टच करता है। तो इस प्रकार से ढलान नुमा संरचना बन जाती है जीभ की और आगे से जैसे जैसे जीभ को दबाया जाता है भोजन खिसकता हुआ पीछे आता है। तो इस भोजन का जो मार्ग होगा वो इस तरीके से होगा और इस भोजन का रास्ता है ये मैंने अभी आपको बताया। देखिए, ये आगे वाला भाग श्वास नली है और पीछे वाला भाग भोजन नली या ग्रास नली है। इन्हें हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये श्वास नली और ये ग्रास नली। और ग्रास नाल से ये भोजन लास्ट में जाकर पहुँचेगा आमाशय के अंदर। ये भोजन का अंतिम टारगेट ऑर्गन होता है आमाशय। यहाँ से भोजन आमाशय को जाएगा। अब इन दोनों को ही गौर से देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये दोनों रास्ते एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर लाल रंग की एरो भोजन का रास्ता है, हरे रंग की एरो जो है वो वायु मार्ग है, श्वास का मार्ग है और यहाँ दोनों काटते हैं। और जिस स्थान पर वायु मार्ग व भोजन मार्ग एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर बनने वाली इस क्रॉस रूपी संरचना को कहा जाता है ग्रसनी चाप। ग्रसनी चाप यानी इसे कहते हैं फेरिंग्स क्रॉस। और ये फेरिंग्स क्रॉस जो है वो एक ऐसी कार्यकारी संरचना बनती है या ये कहें एक मार्ग बनता है जिसके कारण से ये ग्रास नली 3 भागों में बढ़ती है। गौर से देखिए इसे, इस क्रॉस से ऊपर का ये जो भाग है इस भाग को कहा जाता है नासा ग्रसनी। ये प्रथम भाग है। इसके बाद में देखिए नीचे का जो हिस्सा है ये इस भाग के अंदर यहाँ सामने का हिस्सा कंठ का है तो इसे कहा जाता है कंठ ग्रसनी। 2 भाग हो गए हैं। इस ग्रसनी के क्रॉस से ऊपर का हिस्सा अंतः नासा छिद्रों के समीप है, इसे कहेंगे नासा ग्रसनी। और नीचे का भाग कंठ के या लेरिंग्स के नज़दीक है, इसे कहा जाता है कंठ ग्रसनी। दोनों के मध्य का भाग जहाँ पर ये चाप बनता है, क्रॉस बनता है, इस भाग को कहा जाता है, ये जो मध्य का हिस्सा है इसे कहा जाता है मुख ग्रसनी। देखिए अब तीनों को यदि गौर से देखा जाए तो जो जिसके नज़दीक स्थित है उसी नाम से उसे संबोधन किया गया है। अंतः नासा छिद्रों की ओर का जो हिस्सा है ग्रसनी का उसे नासा ग्रसनी या नेजोफेरिंग्स, जो मुख की ओर का हिस्सा है उसे मुख ग्रसनी और जो नीचे लैरिंग्स की ओर का हिस्सा है उसे कहा जाता है कंठ ग्रसनी या लैरिंगोफेरिंग्स।
इसके अलावा इस कंठ ग्रसनी को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है अधोग्रसनी। इस प्रकार से मनुष्य की जो ग्रसनी है वो 3 भागों में बटी होती है। ये इसकी संरचनात्मक व कार्यकारी स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे जटिल भाग क्यों हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। जटिल भाग इसलिए देखिए जगह बहुत छोटी है और इसमें दोनों ही मार्ग एक दूसरे को काटते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी असावधानी से भोजन श्वास नली में, श्वास भोजन नली में जाने की संभावना होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये बहुत विशिष्ट संरचना है। किस प्रकार से होती है ये क्रियाविधि, इसे देखिए। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो अभी उसी बात पर वापस आते हैं। जीभ जो है वो इस प्रकार से होगी, भोजन जो होगा आगे से दबाव लगेगा जीभ का तो पीछे खिसकता हुआ नीचे आएगा और ग्रसनी में पहुंचेगा। उस स्थिति में देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, रेड कलर की जो एरो है उस एरो को यहाँ, ये जो लटकी हुई रेड कलर की संरचना है इस संरचना से टकराते हुए आगे निकाला है। ये जो रेड कलर की संरचना है इस संरचना को कहा जाता है युवका या इसे कहते हैं अधोजिह्वा। इसे हम आसानी से अपने मुख में देख सकते हैं। जैसे ही हम मुंह खोलेंगे तो सामने एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है, वो ये युवका है। और इस युवका का कार्य क्या है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उस समय जो कोमल तालु है और अंतःनासा छिद्र है वो ऊपर की ओर खींचते हैं। यानी जब भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये क्षेत्र ऊपर की ओर खींचेगा और खींचने की इस स्थिति में ये युवका जो होगी वो इधर गति करेगी और इधर गति करके ये युवका अंतःनासा छिद्रों को बंद कर देगी। देखिए भोजन ग्रहण करते समय ये कोमल तालु है, ये अंतःनासा छिद्र हैं और ये नासा मार्ग है, ये ऊपर की ओर खींचेगा जिससे ये युवका जो होगी जाकर अंतःनासा छिद्रों को बंद कर लेगी। तो भोजन का ऊपरी जो श्वास मार्ग है उसमें जाने का रास्ता बंद हो गया है। अब भोजन जब नीचे की ओर आएगा तो देखिए जीभ यहाँ जो उभरा हुआ हिस्सा ये पतला हो जाएगा, आगे से फूलेगी, पीछे दबाव लगाएगी। तो ये जो उभरी हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना नीचे की ओर गति करेगी इधर, और नीचे की ओर गति करने के मार्ग में होगा क्या, देखिए ऊपर से लटकी हुई संरचना युवका है, नीचे से उभरी हुई संरचना जो है इस संरचना को कहते हैं एपिग्लोटिस। ऊपर लटकी हुई संरचना सीधी ऊपर होके ऊपरी गेट को बंद कर देगी अंतःनासा छिद्रों को। उभरी हुई संरचना एपिग्लोटिस नीचे की ओर जाकर जो श्वास मार्ग है उसे बंद कर देगी। यानी होगा यहाँ पर ये संरचना ऊपर जाके गेट बंद कर देगी, ये संरचना नीचे जाकर गेट बंद कर देगी। तो यहाँ पर श्वास का मार्ग भी बंद हो गया और ये अंतःनासा छिद्रों का वायु मार्ग भी बंद हो गया। तो ग्रसनी में खुलने वाली दोनों ही वायु मार्ग के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब केवल भोजन नाल का रास्ता खुला है और भोजन सीधा ग्रास नाल में जाके गिरेगा और आगे पहुंचेगा आमाशय में। ये रास्ता होता है भोजन का आगे बढ़ने का। अब देखिए ये जो कुछ ओपनिंग है इनकी बात करते हैं। तो यहाँ इस पूरी संरचना को गौर से देखिए। इस ग्रसनी के क्षेत्र में कौन कौन सी द्वार हैं जो खुलते हैं। सबसे पहला देखिए अंतःनासा छिद्र हैं एक जोड़ी। इन अंतःनासा छिद्रों को ढकने के लिए भोजन ग्रहण करते समय ये पाई जाती है अधोजिह्वा या युवका, जो ऊपर से लटकती हुई संरचना है ये केवल एक पाई जाती है। श्वास नली का द्वार होता है और श्वास नली का ये जो द्वार होता है इस द्वार को कहा जाता है घाटी द्वार। और इस घाटी द्वार को ढकने के लिए ये नीले रंग की संरचना होती है, इसे कहा जाता है घाटी ढक्कन। और इसी घाटी ढक्कन को कहा जाता है एपिग्लोटिस। पांचवी जो संरचना है वो होती है ये भोजन का रास्ता यानी कि ग्रास नली की ओपनिंग, ग्रास नाल का द्वार। और इसी ग्रास नाल के द्वार को ही कहा जाता है निगल द्वार। इसके अलावा यदि हम गौर करें, देखिए ये दो अंतःनासा छिद्र हैं, युवका है, ये घाटी द्वार है और ये निगल द्वार है। इसके अलावा हमें कान के पास से आती हुई ये दो या कहें एक जोड़ी नलिकाओं की ओपनिंग और दिखाई दे रही है। इन नलिकाओं को कहा जाता है यूस्टेकियन नलिकाएं।
ये यूस्टेकिय नलिकाएं भी ग्रसनी के पार्श्व की छत में आके खुलती हैं और इनका कार्य क्या है। देखिए, ये यूस्टेकिय नलिकाएं मध्यकर्ण से आकर यहाँ खुलती हैं। मध्यकर्ण वो भाग है जो मनुष्य के ईयर ड्रम यानी कि कान का जो पर्दा है उसके पीछे से और अंतःकरण के आगे से, बाह्यकर्ण और अंतःकरण के मध्य का खोखला भाग है, वहाँ से ये नलियाँ आकर इस ग्रसनी में खुलती है। इस नलिका का कार्य है कान के पर्दे के पीछे वायु का दबाव बना के रखना। इसके लिए ग्रसनी में खुलती है या नहीं खुलती है, इस चीज़ को यदि हमें महसूस करना है तो हम इसे भी बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। सर्दी जुकाम के समय जब नाक एकदम से श्लेष्मा से भर जाता है, बंद हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर लगाकर साफ़ करते हैं तो कुछ समय के लिए देखिए कान जो हैं वो बंद हो जाते हैं, चौक हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि अत्यधिक प्रेशर से आती हुई हवा जो होगी वो यूस्टेकिय नलिकाओं में भी चली जाएगी और कान के पर्दे के पीछे वायु दाब बढ़ जाएगा, जिससे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से कान के पर्दे में कंपन बंद हो जाता है। ये कार्य इन यूस्टेकिय नलिकाओं का है। मध्यकर्ण से आकर ग्रसनी की छत के पार्श्व में खुलती हैं, जिससे कि कान के पर्दे के पीछे वायु दाब को बैलेंस किया जाता है। यूस्टेकियन नलिकाएं और ये पाई जाती हैं एक जोड़ी या एक वन पेयर। ये इतनी सारी ओपनिंग है जो कि आकर ग्रसनी में खुलती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो ओपनिंग है वो इस यहाँ पर होती है मुख गुहा की। मुख गुहा भी यहीं पर आकर खुलती है। तो इस ग्रसनी में देखिए ये 7 प्रकार की ऐसी ओपनिंग हैं, द्वार हैं या मार्ग हैं जो आकर खुलते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्थान होता है, इतने छोटे स्थान में 7 ओपनिंग आके खुलती हैं और रास्ता भी बड़ा विशिष्ट होता है। इसी कारण से ये मनुष्य के शरीर का सबसे जटिल भाग है। मानव पाचन तंत्र का ये सबसे जटिल जो भाग है यहाँ पर ये खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी साथी का कोई सुझाव हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।